हेलो एवरीवन, तो आज फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने लेक्चर 9 के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के। हम लोगों ने पिछले क्लास तक काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन कर लिया था। हम लोगों ने प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड पिछले क्लास में देखा था, और मैंने कहा था जाते जाते कि आज हम लोग प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मेजर्स हैं इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के। ठीक है, तो पहले आज हम लोग प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड पढ़ लें, उसके बाद हम लोग मेजर्स देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले जानें कि एक्सेस डिमांड होता क्या है, तो अगर हम कंसेप्ट उसका समझें तो डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या होता है कि एक्सेस डिमांड मींस एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का क्या होना? एक्सेस होना। क्या एक्सेस होने का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू कीन्स के हिसाब से, कीन्स का नाम मैं बार बार ले रहा हूं, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला कोई इकोनॉमिस्ट है तो वो कीन्स ही हैं। कीन्स के हिसाब से अगर मैं इस लाइन को बताऊं कि क्या कह रही है, तो ये यही कह रही है कि एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। एक्सेस डिमांड मींस एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। देखिए, एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या है? ज्यादा है किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? डिमांड इज सेड टू बी एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये किस जगह पे आएगा? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का एक्सेस होना। इसका मतलब क्या है? इसको और क्लियर समझने के लिए हम इस ग्राफ को देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमें क्या दिख रहा है? फिर से एक्स एक्सिस पे हमारी इनकम की लाइन, वाई एक्सिस पे हमारी एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन। ठीक है, हमने 45 डिग्री की फिर से इनकम की लाइन खींच दी। हमने एग्रीगेट डिमांड जो हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी था, हमने पहले वो लाइन खींच दी। और जब हम लोगों ने फुल एम्प्लॉयमेंट की लाइन खींच दी, तो इस फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? हम लोग बार बार ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि जहां पर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो चुका है, यानी कि इस पॉइंट पे कहीं फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या हो चुका है? हो चुका है। अब जो लाइन, जो पॉइंट इसके ऊपर मिलेगा, वहां पे क्या हम और रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज का तो फुल यूटिलाइजेशन इस लाइन पे हो चुका है, इस पॉइंट पे हो चुका है। तो इस लाइन पे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो चीज हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा भी एग्रीगेट डिमांड कब हाई हो सकता है किसी चीज का? इसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही ये लाइन कह रही है कि डिमांड इज सेड टू बी एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से भी ऊपर कुछ एक्सेस में जो चीज डिमांडेड है, जो चीज जरूरी है, वही हमारी क्या है? एक्सेस डिमांड है। ठीक है, तो इस फिगर से अगर हम देख रहे हैं तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो डायग्राम देखा था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारी डेफिशिएंट डिमांड की लाइन कुछ इस फुल एम्प्लॉयमेंट के लाइन से नीचे से जा रही थी, जहां पे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कर सकते थे और फुल एम्प्लॉयमेंट पा सकते थे, लेकिन हम उससे कुछ नीचे रह जा रहे थे। डिमांड क्या रह जा रही थी? डेफिशिएंट, कम रह जा रही थी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डेफिशिएंट डिमांड देखा था, तो हम लोग फुलर यूटिलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते थे। लेकिन यहां पे फुल यूटिलाइजेशन तो हो चुका है, अब हम उससे ऊपर डिमांड कर रहे हैं, तो उसी केस को हम क्या कह रहे हैं? एक्सेस डिमांड। और जब हम एक्सेस डिमांड कहेंगे, तो जब हम लोगों ने डेफिशिएंट डिमांड कहा था, तो यहां पे एक गैप था, जिस गैप को हम लोगों ने कहा था कि ये डिफ्लेशनरी गैप है। हम लोगों ने कहा था कि ये डिफ्लेशनरी गैप है, और यहीं पे जो हमको एक्सेस डिमांड का ये गैप मिल रहा है, जहां ये फुल एम्प्लॉयमेंट की लाइन और प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन है, इसके बीच में जो गैप मिल रहा है, जो एक्सेस डिमांड मिल रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या मतलब हुआ इसका? क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। किसका नुकसान हो रहा होगा? मैंने जब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट स्टार्ट किया था तो मैंने इस बारे में चर्चा की थी कि अगर एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है, इसका मतलब क्या हुआ?
कि हमारे मार्केट में जो सप्लाई हो रही है वो कम है किस चीज से, जो मार्केट में डिमांड है उससे। अब अगर मैं सप्लायर हूं और कुछ लोग जो आप लोग बैठे हैं, मान लीजिए आप डिमांड करने वाले हैं, मुझे कुछ देर के लिए दुकानदारी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं दुकानदार हूं और आप कंज्यूमर हैं, आप जितनी डिमांड कर रहे हैं मैं उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, यानी कि मेरा ही घाटा है कि नहीं है? क्यों मेरा घाटा है? क्योंकि अगर मैं आपके डिमांड के हिसाब से अगर मैं अपनी सप्लाई को बढ़ा पाता तो मैं अपनी प्रॉफिट को और भी बढ़ा पाता। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं 8 ही यूनिट बना रहा हूं और 10 यूनिट की डिमांड है मार्केट में, तो 2 यूनिट की डिमांड जो मेरे सप्लाई से कम रह जा रही है, इसका मतलब मैं अगर चाहता तो 10 यूनिट बना के उस 2 यूनिट की भी जो कमाई थी वो कर सकता था। लेकिन मैं क्योंकि शॉर्ट रह गया, मैं कम रह गया एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से, तो क्या हुआ? मैं अपने प्रॉफिट नहीं कमा पाया। यानी यहां पे भी प्रोड्यूसर का ही क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। मैंने जब शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट पढ़ाया था तो मैंने इस बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। अब एक और बात, जब AD ग्रेटर देन AS होगा तो हम लोग क्या पढ़े थे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अगर तरफ जाएं तो हम लोगों ने क्या देखा था? AD क्या है? C प्लस I हम लोगों ने देखा था। और अगर हम देखें AS क्या है, तो AS हमारा C प्लस S है। क्यों? AS ही हमारा इनकम है और इनकम ही क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो C प्लस S है, यानी C कैंसिल हुआ, यानी इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग है। यानी ये केस कब होगा? जब हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे होंगे और सेविंग कम कर रहे होंगे। अब अगर मेरे पास सेविंग कम होगी तो सीधी सी बात है, हम डिमांड ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, हम डिमांड ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम इसको इस ग्राफिकल तरीके से समझ चुके हैं, तो अगर हम इसके कॉज को समझने की कोशिश करें कि आखिर ये प्रॉब्लम जो आ रही है वो कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, जो हम इन्फ्लेशनरी गैप देख रहे हैं, जो हम लोग एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम देख रहे हैं, वो कहां से आ रही है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो अगर मैं यहां पे समझाऊं तो देखिए, अगर मैं इसके कॉजेस को लिखूं, कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर मैं देखूं तो एक केस क्या होगा? हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में जब बात किया था, हमने कंपोनेंट्स बार बार बताए हैं कि C है, I है, G है और X माइनस M है। मैंने बार बार ये चीज बताया है। अब C का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है? एक्सेस, यानी ज्यादा। इसके ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है, या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, या तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, और या तो इंपोर्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है ना, इसी को समझना है। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इंपोर्ट कम होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, और जब ये पूरी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये टोटल क्या होगा? ज्यादा होगा, तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा होगा। ठीक है, यानी क्या क्या कॉज हो सकते हैं? एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कॉज, यानी हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं। अब आप लोग थोड़ा समझिए कि किस तरीके से हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं। एक इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा टर्म है जो हम लोग रिलेटिव हाइपोथेसिस, जब हम लोग, वैसे ये सीनियर क्लास की चीज़ है, लेकिन आपके अगर समझ की बात किया जाए, आपके लेवल की बात किया जाए, तो इसमें एक टर्म यूज होगा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। वैसे 2 तरह का इफेक्ट होता है, रैचेट इफेक्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, हम लोग सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लेवल तक इतनी चीज़ें हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि मैं 25,000 रुपये महीना कमाता हूँ, ठीक, मेरे पड़ोसी 80,000 रुपये महीना कमाते हैं। अब वो 80,000 रुपये जो महीना कमा रहा है, वो अपना एक्सपेंडिचर, अपना खर्च किस तरीके से करेगा? अपने 80,000 के हिसाब से करेगा। लेकिन क्योंकि मैं उस सोसाइटी में रह रहा हूं, तो मैं भी कोशिश क्या करूंगा कि जो अपने घर में वो कप, ब्रांडेड बढ़िया बढ़िया कप लेके आया है, जिससे वो पूरी कॉलोनी को चाय पिलाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे भी जो कप हो वो उसके लेवल पे जाए। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये होता है कि हम अपने एक्सपेंडिचर को, अपने खर्च को अपने पड़ोसी को देख के जब अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, दूसरे एग्जांपल अगर आप देखिए, शादियों में अगर आप देखें तो अगर कोई बहुत अमीर है और कोई थोड़ा गरीब है, आप शादियों के लेवल में बहुत कम ही गैप देखेंगे।
वो गरीब भी चाहेगा कि कहीं से कर्ज वर्ज कुछ भी लेके उसी लेवल पे शादी करूं जिस लेवल पे कोई अमीर आदमी कर रहा है, ठीक है ना। वो पूरी प्रयास करता है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, वो उसको देख के अपने आप को उसी तरह से बनाने की कोशिश करता है। और इस चक्कर में वो क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा करता है, वो एक्सपेंडिचर ज्यादा करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। पड़ोसी को देख के अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देना, ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट समझ में आ गया। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ये हो सकता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज हो जाए, सीधी सी बात है, अगर इंक्रीज हो गया, कोई इन्वेस्टर है जो सोच रहा है कि नहीं मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट सीधी सी बात है ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। उसकी वजह से भी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड हाई हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, ठीक है ना। ये दो केस। गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट देख रही है कि नहीं मेरे यहाँ जो पुअर क्लास है जिनके वेलफेयर के लिए मुझे बड़े बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी, वो उनके ऊपर खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं अभी, कि मजदूरों के लिए जो लेबर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट काफ़ी खर्च करने की बात कर रही है, ठीक है ना। कर रही है नहीं कर रही है वो सब अलग चीज़ है, बात कर रही है, ठीक है ना। इंडिया में यही इंपॉर्टेंट है कि बात कर रही है, ठीक है ना। वो खर्च करने की बात कर रही है, ठीक। अब वो जो खर्च करने की बात कर रही है वो क्या है, उनके लिए एक्सपेंडिचर करने की कोशिश कर रही है, यानी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करने की कोशिश कर रही है। तो किसका एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा के क्या कर सकती है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकती है, एक्सेस कर सकती है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, उनके लिए खर्च करेंगे, उनको मान लीजिए या तो मॉनेटरी रूप में अगर उनके लिए खर्च करें तो वो अपनी डिमांड, जब उनके हाथ में पैसा आएगा तो कहेंगे चलो हम कुछ और खरीद लें, कुछ यहाँ से खरीद लें, यानी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, चाइना से लड़ाई हो गई हमारी, ठीक है ना। काफ़ी दुखद है कि हमारे यहाँ जो हमारे 20 सोल्जर्स थे जो शहीद हो गए, उनके लिए काफ़ी हम लोग मतलब कोई शब्द नहीं है उनके लिए, वो लोग जो करते हैं उनके लिए शायद हम यहाँ खड़े होकर कुछ बोलें उस लायक अभी हम भी नहीं हैं। लेकिन अगर उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं कि अपने जो इंडियन गुड्स हैं उनकी तरफ मूव करें धीरे धीरे। लेकिन हम मूव करें ज़रूरी है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी जो कॉन्ट्रैक्ट देती है वो भी इंडियंस की तरफ, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन इकोनॉमी जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनको देने की कोशिश करें, जिससे कि हम चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट करने में, ठीक है, पूरी तरीके से कोई चीज़ कर पाना आसान नहीं है, लेकिन हम कम तो कर सकते हैं ना। और धीरे धीरे कम करना अगर हम शुरू करेंगे तो लॉस किसका होगा, उनका भी होगा, हमें भी शुरू में लॉस सहना पड़ेगा। अगर हम अपने किसी इन्वेस्टर को कोई कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो सीधी सी बात है वो चाइनीज़ जो आएंगे वो अपने सस्ते में हमें कहेंगे कि आप हमसे कम पैसे में मैं आपका कोई काम कर दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर दे रहा हूँ, और हमारे लोग थोड़ा महंगा चार्ज करेंगे, लेकिन हमको वो घाटा एज अ गवर्नमेंट सहना पड़ेगा। हम वो चीज़ अगर सहने को तैयार हैं तो धीरे धीरे हम अपने लोगों को प्रमोट करेंगे और फिर ये सारी चीज़ें होंगी। तो बहरहाल ये सब चीज़ें दूर की बात है। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट इंक्रीज कब होगा, जब हम अपने यहाँ प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बनाना स्टार्ट करेंगे, जब मेड इन इंडिया प्रमोट होगा, जब हम मेड इन इंडिया को और मजबूत करेंगे, जब हम अपने माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड को, जो हमारे क्वालिटी नहीं दे पाता है, उस प्राइस में वो क्वालिटी नहीं दे पाता है, हम ऐसे फ़ोन्स को और कई सारे सेक्टर्स में चाइनीज़ चीज़ें हम यूज़ करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंक्रीज़ करेंगे, उनके प्राइस को चाइनीज़ के प्राइस से मतलब हम लोग उससे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें प्रोडक्ट्स अच्छे मिलेंगे तो सीधी सी बात है हम रेडमी या रियलमी की तरफ क्यों जाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि हमको प्रोडक्ट में क्वालिटी वैसी नहीं मिलती है, उस प्राइस में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हमें जाना पड़ता है। लेकिन हमें एक्सपोर्ट इंक्रीज करने की ज़रूरत है, हमें अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहरहाल ये तो आज की बात हो गई, लेकिन एक्सपोर्ट इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी प्रॉब्लम क्या आ सकती है, एग्रीगेट डिमांड एक्सेस हो सकता है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट अगर बहुत ज़्यादा होने लगा तो यानी एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। अब इंपोर्ट अगर हम देखें, इंपोर्ट क्या है, बाहर से सामान को अंदर लाना, यही इंपोर्ट है ना। अब जितना बाहर से हम सामान को खरीदेंगे
उसके मुकाबले जेब से निकाल के उनको पैसा देंगे। यही बात हुई, हम कहीं से सामान खरीद के लाते हैं तो उनको मुकाबले में उसके पैसा देते हैं। तो हम क्या करें, इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करें। इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। एग्रीगेट डिमांड का इंक्रीज होना भी हमारे लिए दिक्कत है और एग्रीगेट डिमांड का डिक्रीज होना भी हमारे लिए दिक्कत है। लेकिन क्या मेजर्स हैं जिससे हम इनको बैलेंस करेंगे, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या समझ रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से एक्सेस हो सकता है, जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए, जब इंपोर्ट कम हो जाए। ठीक, मैं जब डेफिशिएंट डिमांड पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात कही थी, टैक्स के बारे में मैंने बात की थी और उसमें मैंने एक टर्म डिस्पोजेबल इनकम का यूज़ किया था। अगर मैं यहाँ पर टैक्स रेट में कमी कर दूँ, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिया, तो टैक्स अगर कम कर दिया तो अगर मैं 25,000 कमा रहा हूँ तो मुझे अपने 25,000 का कम हिस्सा टैक्स देना होगा। जब मैं कम हिस्सा टैक्स में दूंगा तो मेरे पास मनी इन हैंड ज़्यादा होगा, यानी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगा। जब मेरे पास पैसा ज़्यादा होने लगेगा तो भी मैं डिमांड ज़्यादा करने लगूंगा और इसके वजह से भी एग्रीगेट डिमांड क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, हम लोग अभी पिछली क्लास में डेफिशिएंट में बात कर रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए, टैक्स रेट को इंक्रीज करने पे हमको डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम होती है और डिक्रीज और इंक्रीज करने पे, टैक्स रेट को डिक्रीज करने पे हमको एग्रीगेट डिमांड की एक्सेस की प्रॉब्लम हो रही है। हम देखिए, प्रॉब्लम इकोनॉमी में होगी, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से, लेकिन किस तरीके से हम उसको बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, इस पे हमको ध्यान देना है। ठीक है ना, जो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे जब हम लोग मेजर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं और एक हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि कट इन टैक्स रेट। ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 पॉइंट यहाँ पे हमको क्या मिल गए, 6 पॉइंट मिल गए इसके कॉजेज के रूप में। ठीक है ना, तो हम लोगों ने कॉजेज, हम लोगों ने कंसेप्ट, हम लोगों ने ग्राफ, इन चीज़ों को समझ लिया, हम लोगों ने प्रेजेंट कंडीशन थोड़ी सी देख ली। ठीक है, और अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉजेस तक चीज़ों को देख लिया था। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो है कंसिक्वेंसेस। क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं एक्सेस एग्रीगेट डिमांड के। तो पहला, इन्फ्लेशनरी गैप। हम लोगों ने अभी इस फिगर में देखा कि एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आ रही है। ठीक है ना, अब इसमें क्यों ऐसी कंडीशन आ रही है, इसमें क्या होता है और इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, इस समय पे मार्केट में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको अगर समझना है तो इन्फ्लेशनरी गैप के समय हमारे यहाँ प्राइस चीज़ों की महंगी बढ़ जाती है, प्राइस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, और जब डेफिशिएंट डिमांड होता है तो चीज़ों की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, इन चीज़ों के बारे में हम लोग और बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में इन्फ्लेशनरी गैप नोट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी का मतलब क्या हुआ, जीडीपी स्टैटिक है, रुकी हुई है, स्टेशनरी है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैं ये कह रहा था कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इस लाइन पे हो चुकी है, यानी कि आउटपुट जो आना था वो तो आ चुका है, इससे ऊपर आउटपुट हम नहीं ला सकते। जीडीपी जब मैं बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि वो किस तरीके से प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। जितने हमारे इंडियन बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही होगी उसी से हम जीडीपी निकालते हैं। वो जब मैं पढ़ाऊंगा नेशनल इनकम तो मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस समझने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि स्टैटिक जीडीपी का मतलब बस इतना है कि अब इसके आगे हम और आउटपुट नहीं बना सकते, और आउटपुट नहीं बना सकते, और जब हम आउटपुट ही और नहीं इंक्रीज कर सकते तो हमारी जीडीपी इंक्रीज नहीं करेगी। जीडीपी आउटपुट पे पूरी तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, और आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। तो हमको क्या मिल गया, स्टैटिक जीडीपी मिल गई, एक कॉन्सिक्वेंसेज ये मिला, एक इन्फ्लेशनरी गैप मिला, एक हमको स्टैटिक जीडीपी मिल गया। एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल, क्या मतलब हुआ इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेज प्राइस स्पाइरल। अगर हम बुक्स देखें तो बुक्स में एक बहुत बढ़िया लाइन लिखा है इस पे कि वेज कैचेस प्राइस एंड प्राइस कैचेस वेज। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेस डिमांड जब होगा
तो किसी भी चीज़ की एक्सेस डिमांड का मतलब एग्रीगेट सप्लाई में, यानी सप्लाई में हम पीछे रह गए हैं, यानी कि हम और क्या करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि हम लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है कि जो लेबर होंगे वो क्या कहेंगे, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा तो वो क्या कहेंगे कि हमको वेज भी ज़्यादा चाहिए। तो जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड होगी वो चेंज होगी। क्यों होगी? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हुई अगर, तो उनको वेज भी वो अधिक करने की बात कहेंगे, और वेज जब अधिक होगा तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी। किसी भी इंसान की अगर कोई लेबर है, अगर उसकी वेज जो वो कमा रहा है वो अगर ज़्यादा होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी क्या होती जाएगी? अच्छी होती जाएगी, सीधी सी बात है। और जैसे ही उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होती जाएगी, वो फिर से क्या, वो ज़्यादा प्राइस की चीज़ों को, यही इन्फ्लेशनरी में बताया कि प्राइस ज़्यादा प्राइस की चीज़ों को खरीदने की कोशिश वो कर सकता है, खरीद सकता है, ठीक है। तो अगर प्राइस इंक्रीज कर रही है तो वेज भी इंक्रीज कराना पड़ेगा, और अगर वेज इंक्रीज कर रहा है तो प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या हैं? एक दूसरे के साथ ही चलने वाली चीज़ें, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्यों लॉस ऑफ प्रॉफिट? अभी मैंने बताया क्यों लॉस ऑफ प्रॉफिट। जो हमारा प्रोड्यूसर है वो अगर आपके डिमांड के हिसाब से, मैं ही प्रोड्यूसर था ना अभी थोड़ी देर पहले, अगर मैं आपके डिमांड के हिसाब से अगर मैं प्रोडक्शन करता तो सीधी सी बात है मैं और कमाता, ठीक है ना। लेकिन मैं उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं पीछे रह गया। आप 10 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं, मैं 8 यूनिट बना पा रहा हूँ, तो 2 यूनिट और बनाता तो क्या होता? मुझे और फायदा होता, यानी मुझे प्रॉफिट में लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि मैं एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो गई है एग्रीगेट सप्लाई से। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक हम लोगों ने कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए। अब कॉन्सिक्वेंसेस के बाद अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस में एक और चीज़ ऐड करूँ तो आप देखिए एक्सेस एडी, अगर एडी ज़्यादा है तो क्या होगा? डिमांड साइड पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी मैं बात कर चुका हूँ इस बारे में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जनरल प्राइस लेवल, उसका प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अभी वेज प्राइस स्पायरल में भी इसी चीज़ की बात कर रहे थे हम लोग, और लेकिन आउटपुट क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम इस टेबल से भी समझ सकते हैं। अब जो हम लोगों को अगली क्लास में पढ़ना है वो है कि हम लोग 1-2 मिनट में ये डिस्कस कर लेंगे कि एग्रीगेट डिमांड एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में क्या डिफरेंस है, इस बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जो है मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड मेजर्स टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। मैंने आज काफ़ी चीज़ें एक्सेस डिमांड की सारी चीज़ें कवर कर दी, और इसके पिछली क्लास से मैंने डेफिशिएंट डिमांड पूरा कवर कर दिया था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी, और मैं जब इनकरेज होऊंगा तो मैं वीडियोस को और बेहतर तरीके से, और समझ रहे हैं ना, मतलब बस मैं और अच्छे से ला सकूँगा। थैंक यू।